अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, अब से तकरीबन 10 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश होंगे। एतजाज़ अहसन साहब उनके साथ होंगे। ख्वाहिशात का तो मैं अब क्या कहूँ, बहुत से लोगों का दिल कर रहा है कि अभी से टिकट्स भी लिखते हैं। बहुत से लोगों का दिल कर रहा होगा अभी से बस कुछ ऐसे खबरें उनको सुनने को मिले कि वो कहें जी वाह वाह, हम तो देखिए ये प्रिडिक्ट कर रहे थे और यही हुआ। बहरहाल दुआ तो ये है कि सैनिटी शुड प्रिवेल और अच्छा ही फैसला है। उम्मीद तो ये है कि जो क्राइसिस अब नज़र आ रहा है ऑस्टेंसिबली वो ख़त्म हो जाए। यूएस पाक के हवाले से भी नाज़रीन आज बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और कुछ जर्नलिस्ट को जो थ्रेट्स होती हैं उसके हवाले से, और जिस तरह से जर्नलिस्ट को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सेठी साहब, एतजाज़ अहसन साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाएंगे। आज भी वो जैसे कहते हैं ना, ऑब्वियसली उन्होंने दो जगह इंटरव्यू दिए, एक तो कैपिटल टॉक को दिया, एक और टीवी चैनल को भी दिया। मैं देख रहा था तो बाय एंड लार्ज जो कल बातें हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की थी वो उनसे दोबारा पूछी गई और उन्होंने वही जवाब दे दिया जो कि उन्होंने कल दिया था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें क्लियर कल रात को ही हमारी तरफ से हो गई थी। जो कि हमने दिया था, उन्होंने तो कल कोई जवाब नहीं कल दिया कोई जवाब हाँ नहीं, वो बड़ा क्लियर था ना कि जो आर्ग्यूमेंट्स, अगर एतजाज़ ने ये केस लिया है तो जाहिर है आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी क्लियर कि वो क्यों लिया है और क्या वो आर्ग्यू वहाँ करेंगे। तो उसमें तो कोई इतनी कोई छुपी हुई बात नहीं थी, लॉजिकली डिटर्मिन किया जा सकता था। और आज वो कंफर्म हो गया है कि वो जो जिस किस्म की बहस वहाँ करेंगे वो, और वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो जजेस को कन्विंस कर लेंगे कि इस्तिस्ना हासिल है और इसलिए ख़त नहीं लिखा गया। मगर अर्ज़ ये है कि जो वहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी तो बहुत से होते हैं ना कि भाई, और जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है हर जगह पे कि ये 2 साल की इंतज़ार क्यों फरमाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने। 2 साल पहले जब ये बात आई थी कि ख़त लिख देना चाहिए, फैसला तो 2 साल पहले का था ना, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हमारे पास इस्तिस्ना है, हम नहीं लिखना चाहते। तो ये भी तो एक डिलेइंग टैक्टिक जो है, डिलिबरेटली, या तो होता ना कि नॉट डिलिबरेटली हो गया, मगर ये तो सोचा समझा डिलेइंग टैक्टिक। तो ये भी तो आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकती है ना, या जज पूछ सकते हैं। तो इतना आसान भी नहीं होगा प्रूव करना कि इसमें मैलाफाइडी नहीं थी, और अगर मैलाफाइडी है तो फिर कंटेम्प्ट है। तो एतजाज़ को, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद भी शायद कुछ कहना पड़ जाए। मैं तो कल ये सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जाके चुप करके बैठ जाएंगे और एतजाज़ ही लीगल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, मगर यहाँ शायद लीगल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कुछ और भी सिंसेरिटी का इजहार भी करना पड़ेगा ताकि जजेस को कन्विंस किया जाए कि जो कुछ हुआ कंटेम्प्ट में नहीं हुआ, सियासी वजूहात की वजह से हुआ और वो जस्टिफाइड थे। तो इट्स नॉट एन ओपन एंड शट केस जैसे चौधरी साहब समझ रहे हैं। चौधरी साहब ने अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स इस्तिस्ना के ऊपर वैलिड है। हाँ। सवाल ये है कि 2 साल पहले क्यों नहीं किया आपने। तो ये इसका जवाब चौधरी साहब के पास क्या है, ये मेरे पास तो नहीं है। चौधरी साहब ने जाहिर है कुछ सोचा होगा, या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सेठी साहब इंटरेस्टिंग आई वुड से एक एडिशन था एतजाज़ अहसन साहब की बात के अंदर, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आज वो बातें कल, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो कि बिल्कुल नहीं थी, उनका स्टांस वाज़े रहा है। लेकिन आज एक एडिशन था, मैं चाहता हूँ नाज़रीन ये क्लिप एतजाज़ अहसन साहब का आज का, ये ज़रा सुनिए। मेरी राय में तौहीन अदालत नहीं बनती इस केस में। मैंने कहा ख़त लिखने में हरज कोई नहीं, क्योंकि वहाँ भी इस्तिस्ना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ख़त लिखवा दिया और मजबूर किया ख़त लिखवाने पे, और उन्होंने कह दिया कि हम इस पे एक्शन ही नहीं लेते, तो फिर ज़रा सुप्रीम कोर्ट को भी की भी इज़्ज़त में ज़रा फ़र्क आएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त और डिग्निटी को बहाल रखना चाहता हूँ। ये दिस इज द आखिरी पार्ट है ना सेठी साहब, उन्होंने ये कहा, और शायद दिस कुड बी वन ऑफ हिज आर्गुमेंट्स टुमारो कि जी अगर आप फोर्स करते हैं, आप कहते हैं, हुक्म करते हैं, लिख देते हैं, लेकिन अगर माना ना गया तो फिर वो एक अच्छा इट विल नॉट गो डाउन वेल। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़त नहीं लिख रहा ना, ख़त तो हुकूमत लिखेगी। मतलब वो कह रहे हैं कि लिखवा दिया, तो उसमें तो यही होगा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आपको ये कह रहे हैं कि आप ये करें। अब सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जो है वो पाकिस्तान तक ही है, पाकिस्तान के बाहर सुप्रीम कोर्ट की कोई रिट नहीं है, वहाँ उनके कानून अप्लाई करते हैं। तो हमारे कानून जहाँ तक अप्लाई करते हैं वहाँ तक तो हमारी हक है ना कि हम करें उनको अप्लाई। अब हम कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत को ये कह रहे हैं, आपकी हुकूमत की रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या तौहीन होती है। मैं नहीं समझता इसमें सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। कल को आप किसी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक्स्ट्रेडिशन
किसी की करवाना चाहते हैं, वहाँ के जो कोर्ट्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये एक्स्ट्रेडिशन हम नहीं करते, हमारी ये वजूहत है, तो उसमें आपकी क्या तौहीन होती है? तो एक कानून अगर दूसरे कानून में के साथ क्लैश हो या फ़र्क हो तो उसमें तौहीन एक की नहीं होती, एक की बालादस्ती ज़रूर हो जाती है क्योंकि वो एक लोकल कानून है, मगर जिस कानून की वहाँ रिट ही नहीं चलती उसकी बालादस्ती नहीं होती है। मैं नहीं समझता ये कोई इतना वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि ये कहा जाए सुप्रीम कोर्ट को कि आपके कानून अगर वहाँ जाएगा और वहाँ ना हो गई तो फिर आपकी वो जो है इज्जत में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल सा आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इसके पीछे एक और भी साइकोलॉजी हो सकती है। हाँ, देखिए वकील तो हर किस्म की मॉरल, साइकोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, अच्छा वकील वही होता है जो ड्रामा ऐसा क्रिएट करे कि हर तरफ से वो आए, जो 5-6 स्ट्रिंग्स लेके जाए। हाँ, लेके जाए सर, बिकॉज गुड लॉयर्स सिर्फ लॉ के ऊपर नहीं रिलाई करते, फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर हर किस्म की चीज ले आते हैं ताकि वो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव केस बने। तो मैं ये समझता हूँ कि जॉय साहब करेंगे। जॉय साहब इज़ अ ग्रेट ऑरेटर, ग्रेट ड्रामाबाज। जॉय साहब ने कल क्या क्या वहाँ बातें करनी है, कभी इधर कोई शेर व शायरी भी कर देंगे, उसके अंदर वाह वाह भी हो जाएगी। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द केस। एक और भी इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ है। अच्छा, वो पहले ये है, साइकोलॉजिकल चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ वहाँ जा रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी मोमेंट फुल ऑफ ड्रामा। नेचुरली एक कैबिनेट की सारी चीफ एग्जीक्यूटिव पहली एक दफ़ा पहले हुआ था, मगर वो फिर उस अदालत में जिसमें नवाज शरीफ साहब को तलब किया था उसका अशर भी आपने देख लिया था। तो इस दफ़ा बिल्कुल उसके बरक्स होगा। इस दफ़ा जाएंगे ये सारे कॉलीग्स जाएंगे, सारे अगली रोज़ में जाके बैठ जाएंगे और बड़े डेकोरम के साथ सारी बात होगी। और प्राइम मिनिस्टर की और एतजाज़ की यही कोशिश होगी कि जजेस को ये कन्विंस किया जाए और उन्हें एहसास दिलाया जाए कि हम तो आपके खादिम हैं, आप माँ बाप आप ही हैं। अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो वो तौहीन नहीं थी, डिले हो गई तो तौहीन नहीं थी, कंटेम्प्ट वाज नॉट इंटेंडेड। डिले को तो डिनाई कोई नहीं कर सकता। वो तो आप नहीं कर सकते, 2 साल हो गए ना, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वो आप कवर नहीं कर सकते। तो फिर उसको ये इधर उधर की किनारे मारने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि अदालत ये कहे कि ठीक है, इसनसा तो है, हम समझते हैं आपके पास है, मगर हम समझते हैं आपने ठीक तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, तो फौरी तौर पे अब 24 घंटे के अंदर अंदर आप वो ख़त लिख दीजिए। बिकॉज उसके अंदर हमारा रवैया ये है कि जब वो अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त लिखा था, कौन से मलिक कयूम साहब ने जब ख़त लिखा था, उन्होंने NRO के तहत लिखा था। जरदारी साहब प्रेसिडेंट नहीं थे, मुशर्रफ साहब थे। 2007 या 8 की बात है, 8 की बात। उस वक़्त मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट से, अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा विड्रॉइंग देयर इंटरेस्ट इन द केस, और इन्होंने NRO के तहत किया। NRO बाद में 1 साल बाद डिक्लेयर हो गया इलीगल एंड वॉइड एब इनिशियो। जिस दिन से वो आया था उस दिन से एब इनिशियो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि वो गलत है। जो उसके तहत जो फैसले हुए वो भी फिर गलत हो गए या वो बरकरार नहीं रह सकते। तो ये कह के कि वो केस उस वक़्त गलत विड्रॉ हुआ था, उस वक़्त ये प्रेसिडेंट नहीं थे, ये केस रीओपन नहीं, नॉट रीओपन, इसको रिन्यू कर दिया जाए, ऐसे समझा जाए कि जैसे ये ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसको बंद ही नहीं किया था, वो बंद करना गलत था। तो अब क्योंकि इस्तिस्ना हासिल है तो वो केस उस वक़्त का है, ये फ्रीज कर दिया जाए, ये फ्रीज हो गया है, जब ये नहीं रहेंगे तो ये फिर इसको अनफ्रीज करके इसको इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे निकलनी पड़ेगी इसमें, जिसमें कंटेम्प्ट में धरे भी ना जाएं और ठाप भी लग जाए, ख़त भी लिखा जाए और गवर्नमेंट बच भी जाए और सुप्रीम कोर्ट भी अपने रिट जो है इन्फोर्स कर दिया जाए। अरे सेठ साहब, एक बात फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है कि प्रेसिडेंट साहब ने कुछ दिनों पहले जो इंटरव्यू दिया था जियो को, हामिद मीर साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी एतजाज़ अहसन साहब की पोजीशन हो सकती है कि ख़त लिख दिया जाए, उसमें हर्ज कोई नहीं है, पार्टी का जो CEC है उसका ये फैसला नहीं है। तो अब क्या ये समझा जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब एंगेज किया है, प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई है एतजाज़ साहब की, तो क्या प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं अपने स्टांस के ऊपर, या उनका वही होगा कि नहीं जी CEC सेज के ख़त नहीं लिखना? नहीं, प्रेसिडेंट साहब तो पार्टी की पोजीशन कर सकते हैं ना, मगर अगर कोर्ट का एक फैसला है और वो प्राइम मिनिस्टर को हुक्म होता है कि आप ये करें, तो पार्टी की जो मर्जी पोजीशन होगी वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना।
तो प्रेसिडेंट साहब को भी सॉरी 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 करके हटना पड़ेगा। मैं समझता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। मैं उस पर गौर देख रहा था कि अब अगर प्रेसिडेंट साहब को पीछे हटना पड़ा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे। तो मुझे याद आया, अगर आपके पास वो है क्लिप तो दिखा दे, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि क्या था उसमें। मैं पहले ब्रेक पे ना चले। चले ब्रेक पे जाने, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। हाँ जरूर 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 नाज़रीन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हम आपकी कॉल्स भी पहले लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय का इजहार कीजिए, और जब हमें कॉल कीजिए तो अपने जो टेलीविजन सेट्स हैं उनकी आवाज़ आहिस्ता कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब का मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने कल से पेस्टर कर रहा हूँ कि कहीं एक सवाल है जो कल फिर हमने हाथ रोक दिया था, आज फिर वो सेठी साहब आज हो जाए उस पर दो नहीं मतलब तुम तैयार बैठे हो, चलो फिर बोल करो यार, गेंद चलाओ, फेंको, मैं भी बैट्समैन हूँ, ऐसी क्या बात है। करनी है, करो 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 तुम। नाज़रीन, ये क्लिप है, जरा आपको आपने पहले भी देखा होगा लेकिन आपको दोबारा दिखा रहे हैं प्रेसिडेंट साहब का, जो उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा। देखें, एनआरओ केस, स्विस कोर्ट्स हमारे लिए हिस्ट्री है, और मेरी हुकूमत हिस्ट्री में ये लिखवाए। देखें ना, मेरी प्रेसिडेंटशिप को 15 महीने रहते हैं या 12 महीने रहते हैं, उसके बाद जो हुकूमत आती है वो लिखते। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट ट्राई द ग्रेव ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम व्हाट में। कम व्हाट में, हाँ। अच्छा, अब क्या है तुम्हारा मसला इस स्टेटमेंट के साथ? मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे तुमने बना दिया है प्रेसिडेंट का वकील, जैसे एतजाज को बना दिया है आपने प्राइम मिनिस्टर का वकील। अब तो हम दोनों की पोजीशन बड़ी खतरनाक है और नाजुक है, तो आप जरा ख्याल रखना। नहीं, मैं ख्याल आपने रखना है। मैंने क्या रखना है? आपने डिफेंड करना है। चलो, क्या है तुम्हारा सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है, डज दैट अमाउंट टू कंटेम्प्ट? It would only amount to contempt, उर्दू में, my lord। अब मतलब यही पोजीशन है ना, अब मुझे तुमने इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा। पहली बात उन्होंने ये कही है कि ये हिस्ट्री का मसला है। चलें, उसका भी मैं आपको वजाहत अभी करता हूँ, हिस्ट्री से मुराद क्या है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट की बात नहीं की, पीपल्स पार्टी की बात की है। हम कभी इजाज़त नहीं देंगे या हम अप्रूव नहीं करेंगे कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की कब्र को खोदा जाए। ठीक, ऐसे उनका कब्र का ट्रायल किया, उनका कब्र का ट्रायल। सही, बिल्कुल। अर्ज़ ये है कि पहली बात तो ये है कि पार्टी के हर फैसले हुकूमत इम्प्लीमेंट नॉर्मली हमेशा नहीं करती। कभी कभी हुकूमत के अलग फैसले होते हैं, पार्टी के अलग फैसले होते हैं। ये हुकूमत एक कोalition गवर्नमेंट है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक, इसके अंदर सबका की राय लेनी पड़ती है और कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ठीक, ठीक है। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने पार्टी की बात की है और हुकूमत की बात नहीं की। सो ये जो उनका स्टेटमेंट है ओनली अप्लाइज टू द पार्टी। पार्टी कह सकती है, हुकूमत मुस्तरद कर सकती है। ठीक, तो वहाँ थोड़ी सी गुंजाइश निकल आई है उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए। ठीक, आगे आइए आप। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी मोहतरमा की कब्र की ट्रायल नहीं करेंगे। एतजाज एहसन साहब ने एक बयान दिया था जी। उनको पूछा गया कि आप कहते हैं बड़ा कि इतना आसान है खत लिख देना, कि ये मसला ही कोई नहीं है, बिल्कुल, तो वो किस किस्म का खत होना चाहिए? उन्होंने कहा बड़ा सिंपल सा खत होना चाहिए। और बाय द वे मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ और मेरा ख्याल है आखिर में शायद यही होगा। उन्होंने कहा जी बड़ा सिंपल सा खत लिख देना चाहिए, बिल्कुल ठीक, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अर्ज़ ये है कि उसमें प्रेसिडेंट साहब को इस्तिस्ना हासिल है, मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनके खिलाफ केस नहीं होता, आप चाहें भी तो केस नहीं कर सकते उनके। जब ये एतजाज़ एहसन साहब ने ये बयान दिया था तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो भी हमारे साथ थी, मगर अब वो बीमार थी मगर उनके खिलाफ केस हो सकता था। अब वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, ऐसे ही है ना, तो उनके खिलाफ भी केस नहीं हो सकता। और तीसरा उसमें जरदारी साहब थे जिनको इस्तिस्ना हासिल है, तो वो ये लिख देंगे। तो ये कोई मोहतरमा की कब्र की तो ट्रायल नहीं होगी ना, ट्रायल तो सिर्फ आसिफ जरदारी की हो सकती है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। और चौथी बात अब मैं आपको बता दूं,
और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बात अभी तक क्यों नहीं किसी ने कही। तो हो सकता है या तो मुझे गलत फहमी है या लोग भूल चुके हैं कि इसका केस स्टडी क्या है। आप भूल चुके हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ बहुत से केसेस ना पाकिस्तान में, कुछ रिवाइव हो गए थे। ये जो ARY गोल्ड, स्विस केसेस जो कि कोटेक्ना और SGS कोटेक्ना के केसेस जो थे, जिसके बारे में ये स्विस खत का बात है, ऐसे ही है ना? जी हाँ। वो तो यहां भी तो अदालत में थे ना, एक नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में थे, एहतसाब अदालत में। वहां क्या हुआ? वहां काफी लोगों के नाम थे जरदारी साहब के अलावा। जरदारी साहब के बारे में इनके वकील ने वहां इस्तिस्ना का केस आर्ग्यू किया था और नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने मान ली थी इनकी इस्तिस्ना की पोजीशन। ठीक। और जो बाकी लोग थे उनके बारे में आर्ग्यूमेंट्स हुए और उनको बेरी कर दिया गया, एक्विट हो गए। तो ये ARY केस और गोल्ड केस जिसका अभी बात नहीं हो रही, मगर जो स्विस केस वो तो यहाँ पाकिस्तान की अदालतों में उनको एक्विट कर दिया गया। ठीक। और प्रेसिडेंट साहब को इस्तिस्ना के बेसिस के ऊपर बुलाया ही नहीं गया था, वो खत्म हो गया था मामला। अब अर्ज ये है कि एक तरफ आपकी अदालत जिसको चैलेंज नहीं किया गया वहां एक फैसला है और दूसरी तरफ वही फैसला है कि इस्तिस्ना हासिल है और अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है ये पोजीशन। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो इस्तिस्ना की बात हो रही है, ये एतजाज इज ऑन फर्म ग्राउंड लीगली, मगर जैसे मैंने आपसे कहा वो दूसरी बात है कि वो डिले और ये वो कंटेम्प्ट वाली बात जो है। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब तो प्रोटेक्टेड हैं एज लॉन्ग एज ही इज प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब डिले के अंदर अभी भी खाते में पकड़े जा सकते हैं। क्या आपने डिले किया? आपने डिले किया, आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं थे। तो जैसे क्या नाम है अपने बाबर अवान साहब, जी, उनका ठाप पड़ी है ना, उनका लाइसेंस टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में भी अदालत जो है इस्तिस्ना एक्सेप्ट कर भी ले और फिर भी कुछ ना कुछ हुक्म दे दे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आपने ये किया। प्रेसिडेंट साहब को ड्यूरिंग हिज पेंडेंसी एज प्रेसिडेंट नहीं हाथ लगा सकते। मतलब आप ये कहते हैं कि, लेकिन वो आपने तो बात, वो हम थोड़ी तो और तरफ चले गए ना। एक तो जो बात ऑब्वियसली की आपने ये कि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी में फ़र्क है, तो कोर्ट कैन इजीली से कि पीपल्स पार्टी इन गवर्नमेंट फ़र्क कोई नहीं है। नहीं, वो तो फैक्ट का मैटर है ना। नहीं, वो कहेंगे फैक्ट का प्राइम मैटर मिनिस्टर है। किसका है? पीपल्स पार्टी। नहीं, डजंट मैटर प्राइम मिनिस्टर किसका है, गवर्नमेंट किसकी है, कोalition गवर्नमेंट। नहीं, बट पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है। सो व्हाट, तो प्राइम मिनिस्टर कल चेंज भी हो सकता है। सो दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट, सॉरी, दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट। 126 सीटों के साथ पार्टी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ द पार्टी, इट डज मोस्ट ऑफन, क्योंकि पार्टी मेजॉरिटी पार्टी। बट एनीवे, अच्छा चलिए थोड़ा इसको आगे चलते हैं साहब। अच्छा, ये एक तो ये कि नाज़रीन आपको हमने कहा था कि कॉल्स आप हमें कर सकते हैं। इस वक्त हम आज थोड़ा जल्दी भी कॉल्स लेंगे और सेठ साहब हमारे साथ कॉलर भी हैं लाइन पे, कॉल ले लें। हाँ जी, शेख रियाज साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मेहरबानी। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है अपना चीफ जस्टिस साहब से कि पाकिस्तान में और भी बहुत मौजू है, खाली ये पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ ये इनके केसेस तो नहीं है। तो महंगाई का इशू है, गुर्बत का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, चीनी आटा सब इसका इशू है। और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है कि लोग मार धाड़ पे लुटे हुए हैं। दिन में कितने कितने केसेस एक दिन में हो रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है। दूसरा मुझे आप ये बताएं, क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान में ये कानून हो सकता है कि जो वकील किसी झूठे की वकालत करता है और वो झूठा होता है उसको सच साबित करके उसको छुड़वा देता है, क्या उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है? और जो ऐसे कि किसी झूठे को छुड़वा देता है तो अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आपने 2-3 बातें कर दी। पहली बात तो आपने ये कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम करने को नहीं है, आवाम की जो हाल हुआ है उसकी तरफ तवज्जो दें। आपने बहुत सी बातें की, चीनी की प्राइस, फलाने ढिंगड़ा, ये वो। मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का ये काम नहीं है, हुकूमत करती है ये काम। अदालतों का काम नहीं है कि चीनी की कीमत बनाना और फलाने की चीज़ को ये कर देना और कहना गंदम की कीमत ये होनी चाहिए और महंगाई की हो गई है, नोट ना छापें, ये ना करें। ये अदालतों का काम नहीं है, पहली बात तो ये। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी हुकूमत के ऊपर होती है और वहीं आप ठहराइए मेहरबानी करके। इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ अदालतों के खाते में मत डालिए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात आपने ये कही जो कि मैं समझता हूँ जायज़ है कि इसके अलावा इंसाफ के बहुत से केसेस हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहाँ जस्टिस नहीं मिल रही है। और हमारी अदालतें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स
और पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर ज़्यादा मुब्तला हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक जायज़ बात है, हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि इंसाफ की क्वालिटी जो है उसको बेहतर किया जाए, वहाँ तवज्जो नहीं दी जा रही। और तीसरी बात भी इन्होंने एक कही, मैं भूल गया हूँ। ब्रेक आ गई, अच्छा, तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ओके। ब्रेक आ रही है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और एक और बहुत अहम मौजूद है जिस पर शेर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।